हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये पेपर है यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है 12 अक्टूबर 2025 का जनरल स्टडीज का पेपर है। इसको हम देखते हैं किस तरीके का पेपर आया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। कल ही एग्जाम हुआ है। इससे क्या रहेगा कि जो भी यूपीपीएससी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरीके का पैटर्न यूपीपीएससी फॉलो कर रहा है। और कॉमन सिलेबस है तो वो क्वेश्चन भी यूजफुल है, चाहे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट, ये इंडिया का हो, करंट अफेयर्स हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो वो कुछ कॉमन सिलेबस भी है, तो वो भी आपको हेल्प मिलेगा इसमें। इस पेपर को जरूर देखिएगा आप। हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि इसको सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा तो हम उसको आप कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, उसका आंसर कोई करेक्शन होगा तो, या फिर हमारी वेबसाइट है myupsc.in या gsnotes.in, वहां पे आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन पेपर और आंसर की का डिटेल सॉल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन ए सही है तो क्यू सही है, बी सही है तो क्यू, मतलब पूरा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन पेपर के साथ क्वेश्चन आंसर वो पूरा मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये पहला क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन असर्शन और दूसरे को कारण कहा गया है, रीजन कहा गया है। अभिकथन क्या है? ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। तो ये बिल्कुल सही है। जो इंटीरियर पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, इंटीरियर पार्ट डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो भीतरी भाग है वो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है, ये सही है। अब इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह, तो पहला तो इसका सही है अभिकथन। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। जो नदर्न ऑस्ट्रेलिया है इट इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब सम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। ये गलत है, क्योंकि जो टेम्परेट जोन है वो नदर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया टेम्परेट जोन में नहीं है। ये जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है वो टेम्परेट जोन में है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया किस में आता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहां पे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल जोन के साथ साथ जो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का, आर तो सही है, ए तो सही है, किंतु आर गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन, वही असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ये बिल्कुल सही है। अब भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, बोथ आर करेक्ट। और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। इतने यूजर हैं इसीलिए ही दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है। इसका करेक्ट आंसर ए आएगा। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, वही है अभिकथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है ये भी। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक बाबरी लिखा था। ये अभी रिसेंटली यूपीएचईएससी हुआ करता था, अब यूपीईएससी हो गया। उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का एग्जाम लगा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि ये किस भाषा में है। तो बाबर ने जो चगताई है तुर्की में तुजुक बाबरी लिखा, ये सही है। तुर्की मुगल दरबार की भाषा थी, तुर्की जो मुगल दरबार था उसकी भाषा नहीं थी। तो ए तो सही है, आर गलत है। आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इवनिंग तक हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। कोई करेक्शन होगा किसी क्वेश्चन में तो वो आपको कमेंट सेक्शन में या वेबसाइट के थ्रू भी आप अपडेट कर लीजिएगा। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में है ये कोल फील्ड है, और ये किस देश में, कौन सा कोल फील्ड किस कंट्री में है, ये इसमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आता ही है। अपालेशियन है,
ये एक्चुअली जो कोल फील्ड है अपालेचियन, ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोयला क्षेत्र है। लंकाशायर कोयला क्षेत्र है, लंकाशायर ये इंग्लैंड में है। रूर, ये रूर जर्मनी का कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ये इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और कुजबास है, कुजबास ये रशिया का कोयला क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4123 ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। तो इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है। हरे पौधे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अपनी पत्तियों पे जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उसका लगभग 1% ही ग्रहण करते हैं। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर पर पहुंचता है। अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेज टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही है, इसका करेक्ट आंसर ये आएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1911? 1911 में जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था उसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप रेगुलर चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हिस्ट्री हमने पढ़ाया, मॉडर्न हिस्ट्री में ये बताया हुआ है। राजधानी को कलकत्ता में से दिल्ली परिवर्तन करना, हाँ शिफ्ट कर दिया गया था। जब जॉर्ज पंचम आया था, दिल्ली दरबार लगा था, उस टाइम पे 1911 में कलकत्ता से और दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, फिर दिल्ली शिफ्ट किया 1911 में। दिल्ली दरबार भी लगा था उस टाइम। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, जो लखनऊ पैक्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था ये दिसंबर 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916, एक्चुअल तो वो 29 दिसंबर है। 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 31 दिसंबर को फिर मुस्लिम लीग ने इसी समझौते को पारित किया था। तो ये 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। भारत की राजनीति में जिन्ना का उदय भी 1916 में हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना का, और वो कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था उसका उदय, जिसने ये लखनऊ समझौता करवाया था। और उसका यही था, देखिए 1910 में जिन्ना मुंबई से जीता था। 1910 में वो बंबई से निर्वाचन क्षेत्र से वो लेजिस्लेटिव काउंसिल चुना गया था जिन्ना, और फिर 1913 में जिन्ना इसमें शामिल हो गया था मुस्लिम लीग में, और फिर 1916 में जिन्ना इसका मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बन गया था। और फिर बाद में उसी ने ये शुरू करवाया था कि जहां पे इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनका अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, ये इसी समझौते में लिखा गया था। तो ये 1911 का नहीं है, 1916 का है, और ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा सही नहीं है। आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूना पैक्ट कब हुआ है। तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ये एक नेगोशिएशन था किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस क्लास का, जिसको अभी शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। तो ये पूना पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट ध्यान रखना है,
और पूना पैक्ट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूना पैक्ट है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये कब एंड हुआ था? गांधी जी ने शुरू किया था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 21 दिन का फास्ट रख के किया था, और ये 8 मई 1933 को शुरू किया गया था, और फिर बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया था, और ये मूवमेंट कंप्लीटली सीज कर दिया गया था 7 अप्रैल 1934 को। 7 अप्रैल 1934 को ये खत्म हो गया था, और शुरू हुआ था 8 मई 1933 को। 1933 में शुरू हुआ, 1934 में ये खत्म हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। गांधी इरविन पैक्ट है, ये गांधी इरविन पैक्ट एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। लॉर्ड इरविन उस टाइम पे वाइसराय ऑफ इंडिया थे, और ये मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उससे पहले हुआ था ये, उससे वो होने वाली थी और उससे पहले ये हुआ था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके बाद में हुई थी सितंबर 1931 में। एक्चुअली वो 12 सितंबर 1931 है। तो इस क्वेश्चन का आप अगर करेक्ट आंसर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? गांधी इरविन समझौता 1931 का, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में सितंबर में। तो 3 4 फिर 1 और फिर 2, 3 4 1 2, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? देखिए, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की 2025 में आई है। हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। अब जो आएगी तो ये 2027 में आएगी, 2025 की। तो ये 2 साल का जो भी होगा वो 2027 में आएगा। और इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे भी जितनी भी एग्जाम होंगी उनमें आप उम्मीद करके चलिए। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यही लेटेस्ट है, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये जो दे रखे हैं उनमें से 20% से ज्यादा फॉरेस्ट है, ये पूछा गया है। इसमें देखिए कितने हैं जहां पे 20% से ज्यादा है। तो इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा अच्छे से। जहां तक है सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वैसे भी फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज्यादा वही है, सोनभद्र। और सोनभद्र के बाद अगर एरिया की बात करें तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व वाला रीजन एरिया है, तराई रीजन, उसमें सोनभद्र आता है। सोनभद्र के बाद में जो लखीमपुर खीरी है वो वहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। लेकिन परसेंटेज की जो उसका कुल क्षेत्रफल है उसका 20% से ज्यादा फॉरेस्ट होना, तो इसमें सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती, सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती ये जानकारी में है। बाकी आप इसको और अच्छे से क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। सी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। सोनभद्र में तो अराउंड 36 पॉइंट समथिंग है, और इसके बाद में देखेंगे आप तो चंदौली में है 21 पॉइंट समथिंग है, श्रावस्ती में भी 20 पॉइंट समथिंग के आसपास फॉरेस्ट है। बाकी इस रिपोर्ट को आप देखिएगा, ये आगे भी काम आएगी हमारे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही से सुमेलित है? ये कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र, और ये किस राज्य में है? कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? और इसमें भी ये पूछा गया है कि सही उत्तर चुनना है, इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है, जो सामने दे रखा है वो सही है या नहीं है। तो इसमें जो मावलोंग है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। मावलोंग ये कहां पे है? मेघालय में है। मावलोंग मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। रामगढ़ ये झारखंड में है। तालचेर ये उड़ीसा में है।
उड़ीसा में, तो ये सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो तीनों सही है। लेकिन जो मावलोंग है ये मेघालय में है और इसको मावलोंग सेल्या भी कहा जाता है। मावलोंग सेल्या कोयला क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। और स्पेशली ये जो वेस्टर्न दारंगिरी है, सीजू है, या जो बापुंग का एरिया है मेघालय में, उसमें पाया जाता है। यहाँ पे बिटुमिनस टाइप का कोयला काफी फेमस है यहाँ का। कौन सा? बिटुमिनस। इस रीजन को एक संपार क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है कि ये कोयला किस क्षेत्र में, तो संपार क्षेत्र है स्पेशली, जो जिसको E4 कैटेगरी का दर्जा भी दिया हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। यह सही है। बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन है, ये कई फंगी वगैरह हैं उनका मिक्स करके ये तैयार किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये तो अभी रिसेंटली पढ़ाया था आपको, जीडीसी की तैयारी करवा रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें कि किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा को पावर है ये नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का। अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया था। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से भी इसको कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा को। तो इसमें केवल पहला ही सही है। ये इधर डिसाइपल हैं, इधर गुरु हैं। कौन शिष्य कौन गुरु, इनको मैच करवाना है। तो देखिए, कबीर हैं, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु है ये स्वामी रामानंद। और अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के वल्लभाचार्य। मर्दाना तो ये गुरु नानक देव। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए सी आना चाहिए, 2, 3, 4, 1। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में, ये रिटर्न करता है, फ्यूचर में रिटर्न देता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं। ये दोनों ही चीजें सही है। ह्यूमन कैपिटल फ्यूचर में रिटर्न देता है और ये मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं एजुकेशन और हेल्थ। ये रिफाइनरीज हैं और ये किस राज्य में, कौन सी रिफाइनरी किस राज्य में है, हमें ये इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, जो नायरा है, नायरा रिफाइनरी ये गुजरात में है। इसके अलावा मनाली रिफाइनरी है ये तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी है ये असम में है। और तातीपाका है ये आंध्र प्रदेश में है। 2413। कहीं भी कोई करेक्शन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार वीडियो देखने के बाद चेक कर लीजिएगा, हम उसको करेक्ट कर देंगे। निम्न में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? इनमें से फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो फूड सिक्योरिटी का इसमें से जो डायमेंशन नहीं है, फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फूड अवेलेबिलिटी कितनी है वो फूड सिक्योरिटी में आता है, उसके डायमेंशन में। आपकी अवेलेबिलिटी तो है लेकिन एक्सेसिबिलिटी कितनी है ये भी आता है। आप अफोर्ड कितना कर पा रहे हैं ये भी आता है। लेकिन फूड सिक्योरिटी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है सिल्वर आर्टिकल्स। सिल्वर आर्टिकल्स के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, सही पूछा है। करेक्ट कौन सा है? चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है। बिल्कुल, सिल्वर जो आर्टिकल्स हैं वो काले हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद चांदी काली पड़ने लग जाती है ज्यादा हवा के संपर्क में आने से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा जो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग है उसकी वजह से होता है। इसमें सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग की जाती है और उसी वजह से ये इसको ब्लैक हो जाता है बाद में। तो ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है, इधर मिशन है और ये कौन सी तिथि को लॉन्च किया है, किस डेट को कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, ये हमें देखना है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2023 में, जुलाई में, 14 जुलाई 2023 को। आदित्य L1 जो सोलर मिशन है, आदित्य L1 ये लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। इनसेट 3DS, इनसेट 3DS है, ये फरवरी 2024 में लॉन्च किया है। और लैक्स 01 है, RLV लैक्स 01, ये अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया है। तो इस हिसाब से 3124 ये इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये पूछा गया है हमसे। तो ये पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में देखे तो राज्यसभा की 18 सीटें हैं। कर्नाटक में कितनी है? तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं राज्यसभा की। बिहार से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार से राज्यसभा की 19 सीटें हैं। और तमिलनाडु से राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 20 का करेक्ट आंसर आना चाहिए। और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, जहां तक यही आएगा। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। जो पोवर्टी लाइन है वो अलग अलग होती है टाइम और कंट्रीज के अकॉर्डिंग। अलग अलग टाइम पे गरीबी रेखा की जो मापदंड है वो अलग होते हैं। हर देश के हिसाब से गरीबी रेखा के मापदंड अलग होते हैं। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न होती है। बिल्कुल, जो बेसिक चीजें हैं लोगों की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। तो ये दोनों ही सही है। जून 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, साहित्य जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संबंध में कौन सा सही है, सही पूछा गया है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 ये दिया गया था। यह 23 जो भाषाएं हैं 23 इंडियन भाषाओं में दिया गया था और जून 2025 में ही दिया गया था। अब वो कौन सी भाषाएं हैं इसमें 23? तो आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 23 हैं जिनमें ये दिया जाता है। अब ये स्टेटमेंट सही है कि ये 23 भाषाओं में दिए गए थे। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसमें जो युवा पुरस्कार है डोगरी में नहीं दिया गया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि डोगरी में इस बार कोई भी युवा पुरस्कार किसी को भी कन्फर नहीं किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है ये। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अब इसमें
इन द हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो किस तरह की वेजिटेशन होती है हिमालयन जो माउंटेन रीजन है? तो हिमालयन माउंटेन रीजन में आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं जो लोअर एलिवेशन पे है। लोअर एलिवेशन पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का वेजिटेशन होता है वहां, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट जैसे पाइन है, ऑक है, ये मिड एल्टीट्यूड पे होते हैं। लोअर पे तो कौन सा होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट कौन से पे होता है? मिड एल्टीट्यूड पे। और जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है जैसे फर है, इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो हायर अप जो एल्टीट्यूड है वहां पे होते हैं। इसके अलावा अल्पाइन है या स्क्रब लैंड है, वो स्नो लाइन जो है हिमालय में बर्फ उसके आसपास अल्पाइन मिडो या फिर स्क्रब लैंड टाइप का वेजिटेशन है। और जो हाईएस्ट है हिमालय में या जो कोल्डेस्ट है, हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट जो सबसे ऊपर है, वहां पे टुंड्रा वेजिटेशन है। तो ये आप ध्यान रखिएगा हिमालय में किस तरह की वनस्पति है। सबसे नीचे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे आप तो टेम्परेट, फिर उसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कॉनिफेरस, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे जहां पे स्नो लाइन जो बर्फ वगैरह शुरू होती है एल्पाइन, और फिर हाईएस्ट है जहां बर्फ और सबसे ज्यादा ऊंचाई है वहां टुंड्रा। अब इस क्वेश्चन पे आए तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं होती है, ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि सबसे नीचे कौन सी जलवायु, उसके बाद कौन सी, क्योंकि क्यों होता है ऐसा? जो टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली। अल्टीट्यूड बढ़ेगा, आप ऊंचाई पे जाएंगे, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा अगर हिमालय में, तो टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो भी ऊंचाई के साथ साथ डिक्रीज होता है। इसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो भी, ये ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही डिक्रीज होता है, कई जगह इंक्रीज भी होता है, कई पॉइंट पे डिक्रीज भी होता है। हम जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है उसकी बात कर रहे हैं। सनलाइट है, सनलाइट भी बिल्कुल इंटेंसिटी उसकी चेंज होती रहती है। और जो विंड स्पीड है वो हाइट के साथ साथ विंड स्पीड कैन इंक्रीज। तो ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, विंड स्पीड कैन इंक्रीज, और जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो चेंज होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसकी साइड इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये चीजें ध्यान रखिएगा जो आपको बताई है, ये आगे आपके एग्जाम में काम आएगी। ये पेपर सॉल्व करवाने के पीछे मकसद यही है। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट के रिगार्डिंग पूछा है हमसे। देखिए इसका अगर कैरिंग कैपेसिटी का देखा जाए तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेसीज की। पहले तो ये देख लेते हैं संसाधन निष्कर्षण की दर, संसाधन जो सृजन की दर है उससे अधिक रहनी चाहिए। जो रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। ये पर्यावरण वहन की क्षमता के बारे में है। इसमें कहा गया है अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। जनरेशन वेस्ट शुड रिमेन विथ इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। अब हम अगर स्टेटमेंट फर्स्ट को देखें तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है ये ज्यादा होनी चाहिए जनरेशन के। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बचेगी नहीं, आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बजाय जनरेशन के, तो ये गलत है। अगर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट कंसिस्टेंटली एक्सीड करती जाएगी जनरेशन रेट से तो ये क्या होगा? डिप्लेशन होगा रिसोर्सेज का, और डिप्लेशन एनवायरमेंट एबिलिटी है जो लाइफ सपोर्टिंग होता है, चाहे एक्टिविटीज हो, वो इस जो कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी का उसके अगेंस्ट होता है। ये पर्यावरण का जो कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट ज्यादा हो रिसोर्स जनरेशन के, उल्टा रिसोर्स जनरेशन रेट ज्यादा होनी चाहिए बजाय एक्सट्रैक्शन के। ये कैरिंग कैपेसिटी कॉन्सेप्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो वेस्ट जनरेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है इसमें। तो इसमें जो
जनरेशन ऑफ वेस्ट है वो शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। अब बात करते हैं हम इसमें से सही से सुमेलित कौन सा नहीं है। ये इधर ट्राइब दे रखी है जनजाति और इधर उनका हैबिटेट दे रखा है, ट्राइब और हैबिटेट। बुशमैन है, इसको पूछा है गलत कौन सा इसमें मैच कर रहा है। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट, ये बिल्कुल सही है। बुशमैन इनको कहा जाता है सैन पीपुल, सैन पीपुल भी कहा जाता है। इंडिजीनियस हंटर गैदरिंग ग्रुप होता है एंड दिस ग्रुप इज ट्रेडिशनली इनहेबिटेट द कालाहारी डेजर्ट रीजन स्पेशली सदर्न अफ्रीका। और अगर देखा जाए सदर्न अफ्रीका में भी तो बोत्सवाना है, नामीबिया है या फिर साउथ अफ्रीका है, वहां पे ये ट्राइब पाई जाती है। कहां पे? बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका का जो डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट, तो ये सही है। एस्किमो, एस्किमो ये नदर्न कनाडा। एस्किमो जो टर्म है ये रेफर करता है इंडिजीनियस पीपुल जो आर्कटिक रीजन के हैं। एस्किमो कहाँ का है? ये ट्राइब आर्कटिक रीजन के जो इंडिजीनियस पीपुल है उनसे संबंधित है। और इसमें भी अगर कंट्री का पूछा जाए एस्किमो का तो ग्रीनलैंड है, या फिर जो यूएसए का नदर्न पोर्शन है, जो अलास्का है, नदर्न अलास्का यूएसए में, या फिर नदर्न कनाडा हो गया, या फिर रसिया का साइबेरिया। ये जो ऊपर का है अलास्का, साइबेरिया या कनाडा के ऊपर का ये जो पोर्शन है ये ट्रेडिशनल एस्किमो इनका होमलैंड माना जाता है। और इसमें स्पेशली जो देखेंगे आप इन्यूट या यूपिक, ये इनकी जनजाति होती है। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, इन्यूट या फिर एक और है यूपिक, दीज आर द एस्किमो। तो ये बिल्कुल सही है। नदर्न कनाडा। पिग्मी, पिग्मी है कोंगो बेसिन। पिग्मी पीपुल है, ये इंडिजीनियस ग्रुप है सेंट्रल अफ्रीका का। कहाँ का? सेंट्रल अफ्रीका का ये इंडिजीनियस ग्रुप है। और इनका प्राइमरीली देखा जाए तो जो डेंस रेन फॉरेस्ट है, जो बहुत घना रेन फॉरेस्ट है कोंगो बेसिन, वहां पे ये प्राइमरीली रहते हैं। और कंट्रीज की बात की जाए कि ये पिग्मीज कोंगो बेसिन है। अब कोंगो बेसिन में भी काफी क्षेत्र आता है, तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, या फिर गैबन है, कैमरून है, वहां पे ये जनजाति पाई जाती है पिग्मी। मसाई है, मसाई ये पाए जाते हैं पश्चिमी अफ्रीका दिया हुआ है इसमें। तो मसाई ये निलोटिक एथनिक ग्रुप होता है और स्पेशली ये आपको मिलेगा, ये मसाई मारा पढ़ा होगा आपने, मसाई मारा के जंगल काफी फेमस है। मसाई ग्रुप ये कीनिया हो गया या जो नदर्न तंजानिया है। अब आप मैप में देखेंगे तो कीनिया और नदर्न तंजानिया और ज्यादातर कीनिया। अब ये पास्टोरल लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और स्पेशली इनका जो ट्रेडिशनल हैबिटेट होता है वो ईस्ट अफ्रीका में होता है, ना कि वेस्ट अफ्रीका में, क्योंकि ये ज्यादातर कीनिया, सदर्न कीनिया हो गया और नदर्न तंजानिया, और वो रीजन आता है ईस्ट अफ्रीका में, ना कि वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, पूर्वी अफ्रीका में। तो इसमें से गलत कौन सा है? केवल चौथा गलत है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और भी कोई आपकी राय है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। ये अभी करवाया है रिसेंटली आपको 2-3 दिन पहले। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही से सुमेलित नहीं है। पार्ट 4 ए, तो पार्ट 4 ए है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये तो अभी कल परसों ही करवाया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो बाद में जोड़ी गई थी, पार्ट 4 ए 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें जोड़ी गई थी ये मौलिक कर्तव्य। तो ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। पार्ट 6 है, पार्ट 6 ये किससे एसोसिएटेड है? द स्टेट्स। ये भी
बिल्कुल सही है। पार्ट 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सब्सटेंशियल पार्ट है, वो डील करता है गवर्नेंस ऑफ द स्टेट्स, और इसी में है जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या फिर जो हाई कोर्ट हैं राज्य के, उनके बारे में, और जो कई सब्जेक्ट इसमें रेंज करते हैं, जनरल प्रोविजन है इसमें, और जो पार्ट 6 है वो डील करता है स्टेट के साथ। पार्ट 11 नगर पालिका है, तो पार्ट 11 है, ये ऐड किया गया था, म्युनिसिपैलिटीज का है। देखिए जो नगर पालिका है ये पार्ट 11 में नहीं है। पार्ट 11 क्या है? जो पार्ट 11 है वो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, जो केंद्र है और राज्य हैं उनके बीच में रिलेशन, वो है पार्ट 11। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब तो म्युनिसिपैलिटी किस में आती है? तो म्युनिसिपैलिटी है ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया था, और एक चीज ऐड की गई थी उसमें। ये चीज क्या है? ये पार्ट ऐड किया गया था 9A। कौन सा? 9A ऐड किया गया था, जो नगर पालिका से संबंधित है, ना कि 11। तो इसमें गलत कौन सा है? ये तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जो विद्रोह हैं उनको सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले कौन सा, उसके बाद दूसरा कौन सा। तो देखिए इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखें सन्यासी रिवोल्ट। तो सन्यासी रिवोल्ट ये लेट 1760 से और 1800 के बीच का है, ये सन्यासी रिवोल्ट। इसके अलावा देखेंगे तो इंडिगो रिवोल्ट है। इंडिगो रिवोल्ट ये बंगाल में जो इंडिगो प्लांटिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट पीजेंट अपराइजिंग था, और ये 1859-60 का है। अगर कूका मूवमेंट को देखा जाएगा, कूका विद्रोह, इसको देखिए नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। कूका विद्रोह को नामधारी मूवमेंट के नाम से भी, नामधारी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एक सिख रिलीजियस और सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था जो 1840 के आसपास शुरू हुआ था। ये कब हुआ था? 1840 के आसपास शुरू हुआ था। और फिर ये वायलेंट जो कन्फ्रंटेशन हुआ इसमें 1872 में हुआ था। कूका में वायलेंट जो कन्फ्रंटेशन था, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको क्रैक डाउन कर दिया था। अब बचा पबना विद्रोह। जो पबना विद्रोह है ये एक एग्रेरियन अपराइजिंग था, पीजेंट मूवमेंट ही कह सकते हैं इसको। पबना जो अभी प्रेजेंट में, पबना कहाँ है? पबना अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश में आता है। ये ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश पॉलिसीज के विरुद्ध था। जो जमींदार और ब्रिटिशर्स थे उनके विरुद्ध था ये, और ये 1873 में शुरू हुआ था पबना, और ये 76 तक चला था। तो अब आप क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सन्यासी 1760 से 1800, फिर इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60, फिर उसके बाद में कूका। मेजर इवेंट इसका देखा जाए तो 1872, और कुछ लोग आपको इसका 1840 बता के आंसर गलत भी बता सकते हैं। तो आप देखिएगा इसमें मेजरली ये जाना जाता है तो 1872, अदरवाइज इसकी शुरुआत थोड़ी थोड़ी 1840 में हुई थी, लेकिन जो ज्यादातर जाना जाता है ये 1872, और फिर पबना 1859-60। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 4231 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए एवं इन्हें सही कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। तो इसको देखते हैं हम, इसका क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा। पहला जो एंग्लो मैसूर वार है,
पहला एंग्लो मैसूर युद्ध ये कब हुआ, तो ये देखेंगे तो हम ये पढ़ाया हुआ है अभी रिसेंटली आपको 1767 से और 69 तक पहला एंग्लो मैसूर वार। इसके बाद सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर सेकंड था, ये 1749 से और 54 तक था। पहला जो एंग्लो सिख युद्ध है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ये 1845-46 का है, 1845-46। और फर्स्ट जो एंग्लो अफगान वॉर था ये 1839 से और 42 का है। तो इस हिसाब से आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकली आप इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, फिर उसके बाद में आएगा पहला एंग्लो मैसूर वॉर, फिर आएगा पहला एंग्लो अफगान और लास्ट में आएगा पहला एंग्लो सिख वॉर। तो इसका सही आंसर आएगा 2143, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल है ये कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट की लोकेशन क्या है, तो गोबी डेजर्ट है एक लार्ज कोल्ड डेजर्ट रीजन है, स्पेशली ईस्ट एशिया में। कहां पे है ये, ईस्ट एशिया में गोबी मरुस्थल। इट इज ए लार्ज कोल्ड डेजर्ट रीजन लोकेटेड इन ईस्ट एशिया। अब अगर हम कंट्रीज मेंशन करें इसमें किस किस कंट्री में है जो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो मंगोलिया का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है इट लाइज विद इन द सदर्न मंगोलिया गोबी डेजर्ट। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है, मंगोलिया सदर्न मंगोलिया का इसमें काफी पोर्शन आता है। चाइना ये एक्सटेंड करता है नदर्न और नॉर्थ वेस्ट रीजन, चाइना का जो पश्चिमी ये उत्तरी और उत्तर पश्चिमी रीजन है वो गोबी मरुस्थल में आता है। रसिया है, वाइल द गोबी डेजर्ट काफी बड़ा है, वास्ट है, बट इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडेड अप टू द रसिया इनटू रसिया। इसमें प्राइमरीली जो रशिया का साउथ पोर्शन है वो है, लेकिन ये इतना इसमें वैसा नहीं है। कजाकिस्तान, गोबी डेजर्ट का जो मेन एरिया है ईस्ट ऑफ कजाकिस्तान में है, बट जो अदर डेजर्ट रीजन है वो कजाकिस्तान के हैं, तो ये कोर गोबी डेजर्ट नहीं है, क्योंकि गोबी डेजर्ट है और भी कई डेजर्ट है लेकिन मेन हम गोबी डेजर्ट का देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ओनली पहला करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि चाइना और मंगोलिया। ऑप्शन सेकंड का देखें तो कजाकिस्तान इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंट्रोवर्शियल लगेंगे इसलिए आपको इतना डिटेल में बताया जा रहा है। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो कजाकिस्तान ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कजाकिस्तान इनकरेक्ट है इसमें। ऑप्शन तीसरा देखें तो रशिया नहीं आएगा इसमें, और ऑप्शन चौथा देखें तो चाइना इसका पार्ट है, तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट माना जाएगा इसमें। बाकी तो ऑफिशियल आंसर की आएगी वही फाइनल होगी। निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक है। बायोगैस के प्रमुख दो घटक इनमें से कौन से हैं, तो देखिए बायोगैस के दो प्रमुख जो घटक हैं, अब बायोगैस कंपोजिशन होता क्या है। बायोगैस इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन जो ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे एनिमल वेस्ट है, प्लांट मटेरियल है या सीवेज है, ये होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज है विदाउट द ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस कहलाता है एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं इसको। इट इज द वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब बायोगैस जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि अदर जो है वो नहीं है, क्योंकि मेथेन ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ब्यूटेन है ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं है। तो पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून
2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जून 2025 में ये किया गया था, तो कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसमें जो इनिशिएटिव है इसका ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है ये। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4th ही आएगा इसका। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसमें से सही आंसर कौन सा है? सही अगर कालानुक्रमानुसार देखा जाए तो रणथंबोर कब का है? रणथंबोर ये अलाउद्दीन खिलजी का था 1301 CE। जैसलमेर है ये 1299 का है। वारंगल है, वारंगल 1309 से और 1310 का है। चित्तौड़ का है, चित्तौड़ का 1303 का है। सीज ऑफ चित्तौड़ कहा जाता है। ये रणथंबोर के जस्ट बाद का ही है। तो इससे जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले जैसलमेर, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। 2 1 4 3। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है नदर्न इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में पूछा गया है। ये आजकल काफी चर्चा में है, इस तरीके के टॉपिक हैं जो। अब इसमें हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। बिल्कुल देयर आर ए ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन। ये बिल्कुल सही है। उसकी वजह क्या है? क्यों ये एक्यूरेट क्यों है ये स्टेटमेंट? क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये ऑफर करता है सिग्निफिकेंट पोटेंशियल किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। किस वजह से? क्योंकि इसकी यूनिक जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक है हिमालयन रीजन की। जैसे ट्रॉपिकल जो टोपोग्राफिकल एडवांटेज है वो है। टोपोग्राफिकल एडवांटेज के अलावा फिर इसका रिवर सिस्टम, न्यूमरस लार्ज रिवर्स हैं, स्नोमेल्ट होता है, मॉनसून रेन जो ओरिजिन सबका हिमालय में ही है। इसके अलावा जो ओवरऑल पोटेंशियल देखा जाए तो इसकी भी जैसे एक वास्ट हिमालयन लार्ज अनटैप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज हैं, तो ओवरऑल भी इसका ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे हम, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है या नहीं। यूटिलाइजेशन बाय ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। देखिए ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार हैव लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपेयर टू द माउंटेनियस हिमालयन स्टेट, और ये रीजन प्रोवाइडेड स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है मिसलीडिंग है। क्योंकि ज्योग्राफिकली देखें हम तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार है ये प्रीडोमिनेंटली सिचुएटेड है गंगेटिक प्लेन में। कहां पे? जो गंगेटिक रीजन है उसमें है ये। और जो रीजन है एक टेरेन रीजन है, यहाँ पे लेस कंड्यूसिव है, जो डेवलप करता है लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो ये गलत है। और स्टेटमेंट ये भी पोटेंशियल कैन नॉट यूटिलाइज बिकॉज द हिमालय टू देयर नॉर्थ लाई ऑन टू द नेपाल बॉर्डर, दिस इज नॉट द प्राइमरीली लिमिटिंग द फैक्टर। हिमालय इधर आता है, ये लिमिट नहीं कर देता है इन फैक्टर्स को, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका जो हम सही देखें आंसर, तो ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ हिमालयन रीजन प्रोवाइड इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड दीज आर मेकिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. But the second statement is not correct. It is incorrect because the limited potential in eastern Uttar Pradesh and Bihar solely to the proximity of the Nepal border. It is like overlooking the more significant factor of plain topography. तो ये statement गलत है.
इसका केवल पहला स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? देवी पाटन मंडल का हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो इसको हम देखें तो देवी पाटन मंडल है। उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर रखा है कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में, और जो हर है उसमें कई डिवीजन में कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब बस्ती की बात करें, बस्ती एक सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उत्तर प्रदेश में, और ये बिलोंग करता है बस्ती डिवीजन से, तो ये देवी पाटन डिवीजन में नहीं आता। बस्ती एक खुद डिवीजन है, तो ये सही नहीं है। दूसरा, बहराइच का देखें तो बहराइच इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट फॉर्म्स द देवी पाटन डिवीजन। ओके, तो ये समटाइम रेफर टू द, इसको गोंडा डिवीजन भी कहते हैं कई बार, है ना। सो बहराइच ये करेक्ट है, इसका पार्ट है। अब इसके अलावा देखें हम बलरामपुर, तो बलरामपुर है ये, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देवी पाटन डिस्ट्रिक्ट या फिर गोंडा डिवीजन जो आप कहते हैं। तो देवी पाटन डिवीजन में कौन कौन से जिले हैं? देवी पाटन डिवीजन या गोंडा डिवीजन, तो उसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, ये आता है आपका देवी पाटन डिवीजन या फिर गोंडा डिवीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही क्रम में बनाना है। क्रोनोलॉजिकल बताना है इंडिया का स्टेट जो गठन हुआ है, किस राज्य का गठन पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा राज्य का गठन हुआ है, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो सबसे पहले नागालैंड का 1963 में, इसके बाद में पंजाब का 1966 में, इसके बाद देखोगे आप तो सिक्किम का हुआ है 1975 में, 1975 में, एंड देन अरुणाचल प्रदेश इट वाज फॉर्म्ड इन 1987, 1987 में। तो यहां से आप देखिए क्रोनोलॉजिकली क्या होगा, नागालैंड, दूसरे नंबर पे पंजाब, और तीसरे पे सिक्किम, और चौथे पे अरुणाचल प्रदेश। तो 3142। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा हमसे कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन ये सही है। तो हम इसको देखें तो स्टेटमेंट पहला क्या है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री। तो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री। अब इसका वेरिफिकेशन देखें तो जो स्टेटिस्टिकल डेटा है कंसिस्टेंटली शो करता है कि उत्तर प्रदेश एज द टॉप पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया, एंड द स्टेट बेनिफिट्स फ्रॉम द सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस। और वो सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस क्या है? चाहे फर्टाइल लैंड है, गंगेटिक प्लेन है, इस वजह से। और अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है या आलू का उत्तर प्रदेश में, तो कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा और अलीगढ़। कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा और अलीगढ़। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट की। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट अलीगढ़। अब ये जो है ये बताया है दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र का, क्योंकि इसका जो है ये लैक ऑफ वेरिएबल एविडेंस इसमें नहीं है, स्पेसिफिक क्लेम गवर्नमेंट अप्रूवल का ऐसा अलीगढ़ में बनाने का कहीं है नहीं, पढ़ा नहीं हमने, कहीं ऐसा हमारी जानकारी में आया नहीं है। तो आप इसको चेक कीजिएगा, जहां तक ये नहीं है अलीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का जो साउथ एशिया क्षेत्र है उसकी स्थापना की, तो ये इनकरेक्ट लग रहा है ना। साउथ एशिया रीजन में CIP लोकेटेड है अलीगढ़ वाला, तो इसका करेक्ट आंसर केवल पहला ही आना चाहिए। बाकी
और कोई करेक्शन होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको अपडेट कर देंगे, या फिर हमारी जो वेबसाइट है myupsc.in gsnotes.in, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अरेंज करना है, जो स्टेट दे रखे हैं भारतीय, उनको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर उनको करना है। तो इसमें जो क्षेत्रफल के आधार पे होगा, असेंडिंग का मतलब क्या है? इसमें असेंडिंग होगा छोटे से बड़ा, है ना। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हरियाणा है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? शायद लगभग 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट शायद 44,200 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर है। हिमाचल प्रदेश का देखेंगे तो ये 55,600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, 55,600 कुछ है, शायद 63 है या 73 है। पंजाब का देखेंगे आप तो पंजाब का भी 50,300 के आसपास है, 50,352 या 62 है। और उत्तराखंड का देखेंगे आप तो 53,480 या 82 है, 80 और 82। तो ये आप मैच कर लीजिएगा। एग्जैक्ट हरियाणा का 44,000 के आसपास है, हिमाचल का 55,000 के आसपास है, पंजाब का 50,000 के आसपास है और उत्तराखंड का 53,000। तो इससे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। नेक्स्ट कौन सा आएगा? फिर पंजाब आएगा, फिर उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, यही क्रम रहना चाहिए, 1 3 4 2। नेक्स्ट, अब इसमें क्या पूछा गया है हमसे? एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु का प्रयोग, सीसा और टिन की जो मिश्र धातु है उसका पूछा है। जनरली अलॉय ऑफ लीड एंड टिन इज यूज्ड एज ए मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर। तो ये तो करेक्ट है। जनरली सीसा और जो टिन की मिश्र धातु है उसका यूज किया जाता है फ्यूज वायर के लिए। फ्यूज वायर क्या एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस में। देखिए फ्यूज लगाने का क्या होता है, आपने फ्यूज लगा रखा है तो अगर यहाँ कोई स्पार्किंग होता है, ओवरलोडिंग होती है तो ये फ्यूज उड़ जाता है। इससे क्या होता है, जो कॉस्टली इक्विपमेंट है, चाहे आपके ट्रांसफॉर्मर हो या कोई रिले हो या फिर अदर जो इक्विपमेंट है जिनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो वो बच जाते हैं क्योंकि यहाँ से फ्यूज उड़ते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है पावर। तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है ताकि ये कोई भी, चाहे वो कोई स्पार्किंग है या फिर ज्यादा लोड बढ़ गया या इस तरह की चीजें होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक होता है तो फ्यूज उड़ता है ना। ये ध्यान रखना आपको। और इसमें अलॉय ऑफ लीड एंड टिन ये यूज लिया जाता है। सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। तो देखिए सीसा और जो टिन की मिश्र धातु है इसका गलनांक देखेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली ये होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का अगर देखेंगे आप, तांबे का, ये बात की हमने सीसा और टिन के मिश्र धातु की 183 डिग्री। तांबे का अगर आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो तांबे का लगभग ये 1080 या 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं आप एल्यूमिनियम का देखेंगे तो एल्यूमिनियम का भी लगभग 650 या 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंपेयर करें तो एलॉय ऑफ लीड एंड टिन हैज ए सब्सिक्वेंटली लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन बोथ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दिस वन सी। ये इधर राज्य दे रखे हैं
और इनकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक किस राज्य का कौन सा है, जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये बताना है हमें। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु की डोडा बेटा है, डोडा बेटा। और ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स में, तो इसके अकॉर्डिंग डोडा बेटा। राजस्थान का हाईएस्ट पीक है ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर अरावली रेंज में पड़ता है। नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक है ये सारामती है, ये तो अभी रिसेंटली पढ़ाया था आपको, किसी टेस्ट में करवाया है, विच करस्पॉन्ड ये सारामती। और मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है ये धूपगढ़ है, और ये धूपगढ़ आता है सतपुड़ा रेंज में। तो तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, ये आता है नीलगिरी रेंज में। राजस्थान का गुरु शिखर ये अरावली रेंज में आता है। नागालैंड का सारामती, ये सारामती अपने आप में एक सारामती माउंटेन रेंज है जिसमें सारामती पीक आता है। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा 2, 3, 4, 1 डी। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन ब्रह्मा का आपने सुना होगा, ये काफी चर्चा में रहा था। ऑपरेशन ब्रह्मा एक इनिशिएटिव था, लॉन्च किया गया था ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, ये लॉन्च किया था मार्च 2025 में। और ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है। अब इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आप देखेंगे तो अदर जो ऑप्शन देखें तो वैसे तो इसमें कई कंट्री और भी शामिल थे, लेकिन मेनली फोकस इसका जो म्यांमार है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा का फोकस था ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू दिस स्पेसिफिक नेशन, म्यांमार, है ना। तो ये म्यांमार से रिलेटेड ही है, अदर ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ये म्युनिसिपैलिटीज का क्वेश्चन आया है, फिर से इसको देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। नगरपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है, सही कौन सा है। नगरपालिका सदस्य बनने के लिए जो अर्हता आयु है वो 25 वर्ष है। एलिजिबल एज टू बी ए मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज 25 ईयर। तो देखिए इसमें जो एज का है ये इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो क्लेम कर रहा है, while कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट फॉर म्युनिसिपल मेंबरशिप के लिए ये ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रखा है। कई और डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर रखे हैं, लेकिन स्पेसिफिक एज का ये इसमें नहीं कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। रिजर्वेशन फॉर विमेन इन म्युनिसिपैलिटीज का देखें, नगरपालिकाओं में सीधे चुनाव में आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है विमेन्स का रिजर्वेशन इन म्युनिसिपैलिटीज में 1/3। और सेकंड स्टेटमेंट का ही बात कर रहे हैं तो 1/3 ऑफ द टोटल सीट फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन म्युनिसिपैलिटीज आर रिजर्व फॉर द विमेन्स। और ये कब किया गया है, ये प्रोविजन था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 74वां संविधान संशोधन, और उसमें एक आर्टिकल था 243(t)(2) ये ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कहा गया था कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व फॉर विमेन। तो दूसरा सही है, पहले का कॉन्स्टिट्यूशनली मिला नहीं, कहीं पढ़ा नहीं।
मैच करना है, गवर्नर जनरल या वायसराय है और इनका काम, तो कौन सा गवर्नर जनरल किस काम से एसोसिएटेड है ये तो हमने पढ़ाया हुआ आपको। इसका अगर देखा जाए, लॉर्ड डलहौजी ने, ही इज ए प्रोमिनेंटली नोन फॉर इंप्लीमेंटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, राज्य हड़प की नीति, उसके लिए डलहौजी जाना जाता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। कर्जन किसके लिए फेमस है, ये फेमस है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके लिए कर्जन जाना जाता है, 1905 में किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो सती प्रथा है उसको खत्म किया था, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, और ये कब किया था, 1829 में सती प्रथा को इसने ये एक्ट लेके खत्म किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में है, जिसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया था इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 4321, ये करेक्ट आना चाहिए। डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो करेक्ट आंसर 4321। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनका जो सही क्रम होगा ये कौन सा होगा, देखिए आप इसको अगर सही से देख रहे हैं वीडियो को, तो आगे आप जितने भी एग्जाम देंगे आपके बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आपका सिलेबस का रिवीजन और अच्छी समझ हो जाएगी। यहां से क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ये शुरू किया गया था, इट वाज लीड बाय द सर स्टीफर्ड क्रिप्स। जब ये मिशन भेजा गया था, क्रिप्स मिशन कब भेजा था, मार्च 1942 में ये भेजा गया था। और इनको हमसे पूछा भी है ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, और ये मार्च 1942 में भेजा था जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, और इसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रपोज किए थे। वॉवेल प्लान है, वॉवेल प्लान ये भी 1900, ये था जून 1945 का, जून 1945 का था वॉवेल प्लान, जिसको उस टाइम पे वाइसराय था लॉर्ड वॉवेल, उसने प्रपोज किया था। पॉलिटिकल डेडलॉक जो इंडिया में है उसको रिजोल्व करने के लिए इसने सेल्फ गवर्नमेंट ऑफर किया था। इसके बाद में जो शिमला समझौता है, शिमला सम्मेलन है, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये जून 1945 का ही है, वॉवेल प्लान के बाद का है। लेकिन ये इसको कई जगह आपको ये जून 1945 और कई जगह आपको जून जुलाई 1945 मिलेगा। शिमला कॉन्फ्रेंस ये फॉलोइंग ही था वॉवेल प्लान का, जिसमें एग्री हुए थे, प्रोग्रेस जो प्रपोजल थे वॉवेल प्लान के, वेवेल योजना के, उसमें जो प्रपोजल थे उनका एग्रीमेंट था ये शिमला सम्मेलन 1945 का, लेकिन ये जून जुलाई का था। इसके बाद में कैबिनेट मिशन देखेंगे, तो कैबिनेट मिशन का कब का है, 1946 का, मार्च 1946 का। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942, वॉवेल प्लान जून 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस जून जुलाई 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946। तो अब हमारे पास करेक्ट आंसर हम इससे पता कर सकते हैं 1 4 3 2, दिस वन ए। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज का पेपर है, तो ये पूछे जाते हैं। लोक सेवा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फैक्चुअली करेक्ट है। फैक्चुअली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट करती है इसकी रिपोर्ट लोकसभा को। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, एग्जामाइन करती है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, उसको प्रिपेयर करती है और उसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो देखती है, फिर उसको रिकमेंड करती है। और ये रिपोर्ट है ये प्रिपेयर करता है पार्लियामेंट। बाद में ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट को। तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा। दिस स्टेटमेंट इज फैक्चुअली करेक्ट। अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखा जाए तो पीएसी मेंबरशिप कंपोजिशन की बात हो रही है,
लोकसभा लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो इसका जो कंपोजिशन है, 15 मेंबर इसमें लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। इसमें एक्चुअली 15 मेंबर राज्यसभा के नहीं होते हैं, 15 मेंबर ये लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं लोक सेवा समिति में, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दूसरा केवल पहला ही करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? इनमें से कौन सी गैस है जो हवा से हल्की है? लाइटर देन एयर पूछा है। तो अब इसका देखा जाए तो जो मोलर मासेज ऑफ एयर है वो चेक करना पड़ेगा। अब इसमें कौन सी दे रखी है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl है उसका कितना होता है मोलर मास? तो वो मापा जाता है G पर मोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन का इसमें 36.5 होता है। कितना? 36.5 होता है। अब इसका तो ये हैवी होता है। किससे? एयर से हैवी होता है। इसका हैवी होता है, ये सही है। हाइड्रोजन क्लोराइड का देखेंगे, अगर आपको ये मेजर करना नहीं पता है तो देखिए मोलर मास हाइड्रोजन का अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 G पर मोल। ठीक है, अब मोलर मास इसका Cl का देखेंगे क्लोराइड का, तो ये कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम पर मोल। तो दोनों को ऐड करते हैं तो मोलर मास HCl का कितना हो जाएगा? ये तो H का है और ये Cl का है, तो दोनों 36.5 हो जाएगा। ऐसे ही SO2 का देखेंगे आप, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इसमें सल्फर का कितना होता है? सल्फर का अप्रोक्सीमेट 32 ग्राम पर मोल और ऑक्साइड का होता है 16 ग्राम, है ना। तो इनको टोटल करेंगे आप तो ये लगभग इसमें आ जाएगा। और ये देखिए इसमें ये तो S का है और ये ऑक्साइड का है, जबकि यहाँ O2 दिया हुआ है, तो ये भी 32 ही हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा, तो 32 और 32 64 हो जाएगा। तो ये, जबकि हीलियम जो एक हल्की गैस हीलियम है, ये इसका मोलर मास देखेंगे तो हीलियम का कितना होता है? हीलियम का अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम ये है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड तो हैवी है और हीलियम लाइट है। और ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो हल्की हवा से हल्की, अब हवा का एवरेज देखा जाए तो कंपेयर करें मोलर मास, एवरेज मोलर मास जो एयर का है, अब कंपैरिजन के लिए भी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का तो कितना हो गया? 36.5, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 हो गया और हीलियम का 4 हो गया। तो हम कंपैरिजन किससे करें? कैसे पता करें कौन हल्की है कौन भारी है? तो ये एवरेज होता है 29 ग्राम पर मोल। इससे कंपैरिजन करेंगे तो 4 सबसे कम है, ये हल्का है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये शायद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अटल सुरंग का। ये काफी चर्चा में भी रहा था, अटल सुरंग। अब इसमें स्टेटमेंट देखें तो ये सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अटल सुरंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये कहा गया है। अटल टनल ये वर्ल्ड की सबसे लंबी, तो इसमें क्या है कि ये एक्चुअली फैक्चुअली लॉन्गेस्ट हाईवे टनल नहीं है। जो सबसे लॉन्गर टनल है वो नॉर्वे में है, लैरडल टनल करके है उसका नाम, नॉर्वे की लैरडल टनल है शायद उसका नाम, लैरडल वो है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, इसमें ये राजमार्ग सुरंग का पूछ रहा है, इनकरेक्ट है, क्योंकि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग वो नॉर्वे की है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। दिस टनल इज बिल्ट इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय। ये जियोग्राफिकल लोकेशन जो अटल टनल का है, ये पासेज रोहतांग पास में है। ये कहां पे? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा जो है
वहां पे सिचुएटेड है रोहतांग दर्रा, ये पीर पंजाल रेंज में ही आता है जो वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। तो ये एक्यूरेट है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, पहला सही नहीं है। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन परत का पूछा है, ओजोन लेयर के संबंध में कौन सा सही है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओजोन लेयर शील्ड करता है द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। ओजोन डिप्लेशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर द कंपाउंड दैट वर वाइडली यूज्ड इन द पास्ट एज रेफ्रिजरेंट हो गया, या प्रोपोलेंट है जो एरोसोल स्प्रे है, सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से ये राइज करता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट ए मेंबर ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? ये आजकल काफी चर्चा में है। पाकिस्तान को क्या है, उसको लगता है कि वो नाटो जैसा बना लेगा गल्फ वगैरह या फिर जो और अदर हैं उनसे, लेकिन वैसा होता नहीं है। इसको एनालाइज करें तो इनमें से कौन सा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? अब करंट मेंबर कौन से हैं? करंट मेंबर स्टेट कौन से हैं इसके? जीसीसी के। जीसीसी क्या है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो बहरीन है, ये इसका मेंबर है। इसके अलावा कुवैत है, बहरीन के अलावा कुवैत इसका मेंबर है। ओमान इसका मेंबर है। इसके अलावा कतर इसका मेंबर है। सऊदी अरेबिया इसका मेंबर है और यूएई। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये हैं जीसीसी के मेंबर, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर है ये। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? ईरान और इराक हैं, ये इसके मेंबर नहीं है। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है, जनहित याचिका की। तो ये बिल्कुल सही है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इंडिया में, इट इज इसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ, ये सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो ये जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो एक्सेस टू जस्टिस की बात हो रही है कि PIL अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ये भी सही है। लेकिन आजकल PIL क्या है, कई लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, कई बार कोई पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है। अदरवाइज जेन्युइन PIL की बात करें तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही होता है एक्चुअल में। लेकिन कुछ लोग किसी भी मुद्दे को लेके PIL लगा देते हैं, कईयों पे तो जुर्माना भी लगाता है बाद में सुप्रीम कोर्ट। कईयों को कहता है भाई आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो हम जुर्माना लगाएंगे, तो वो आ जाते हैं लेके उसको। कई लोग चर्चा में रहने के लिए अलग अलग भांति भांति के PIL लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? कालिदास ने कई अमेजिंग वर्क्स हैं लिटरेचर में कालिदास के लिए, तो कौन सा कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? मेघदूत की बात करें तो मेघदूत, द क्लाउड मैसेंजर, वन ऑफ द कालिदास मोस्ट फेमस लिरिकल पोएम है ये। खंड काव्य जिसे कहा जाता है, ये बताता है यक्ष कैसे सेपरेट हुआ फ्रॉम हिज बिलव्ड, मेघदूत। रघुवंशम है, डायनेस्टी ऑफ रघु और श्रृंगर शतक, ये तीनों है। तो मेघदूत इट इज बाय कालिदास, रघुवंशम इज बाय कालिदास, श्रृंगार शतक है इट इज नॉट बाय कालिदास, इट इज एट्रीब्यूटेड टू
भर्तृहरि, ये किसका है? श्रृंगार शतक। भर्तृहरि उनका है श्रृंगार शतक, ये कालिदास का नहीं है। नहीं 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 नहीं, कालिदास का नहीं है। हाँ सही है, तो इसका करेक्ट आंसर तो यही आएगा, 3 सही है। ये अभिकथन और कारण ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा इसका निर्माण करवाया था। तो पहला स्टेटमेंट क्लेम करता है कि बुलंद दरवाजा वाज कंस्ट्रक्टेड एट द फतेहपुर सीकरी बाय मुगल बाबर, ये अकबर, मुगल एम्परर अकबर। हिस्टोरिकली रिकॉर्ड ये कंफर्म करता है दैट द ग्रैंड गेटवे बुलंद दरवाजा इज इंडीड लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी आगरा एंड इट वाज कमीशन्ड बाय अकबर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। अगर हम इसको देखें तो जो कंस्ट्रक्शन है, द सेकंड स्टेटमेंट, इट सजेस्ट दैट द अकबर बिल्ट द बुलंद दरवाजा टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर व्हाइल अकबर सन जहांगीर वाज बोर्न ड्यूरिंग हिज रेग्न। ये सही है, लेकिन हिस्टोरिकली एविडेंस इंडिकेट करते हैं दैट द बुलंद दरवाजा वाज इरेक्टेड टू कमेमोरेट अकबर की विक्ट्री, जो गुजरात का था, अकबर की गुजरात विजय 1601 का, उसको लेके बनवाया था, ना कि अपने बेटे के लिए। और कंस्ट्रक्शन वैसे भी इसका कंप्लीट हुआ था 1601-1602 में, जबकि जहांगीर तो उसका जन्म ही 1569 में हो गया था जहांगीर का। इसलिए दिस मॉन्यूमेंट वाज नॉट बिल्ट टू सेलिब्रेट जहांगीर्स बर्थ। तो ये गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। लिस्ट फर्स्ट है, ये पोर्ट हैं और किस राज्य में ये पोर्ट हैं। तो अगर इसको देखें हम लिस्ट को, पारादीप, पारादीप इसको तुथुकुड़ी भी कहा जाता है। पारादीप जो है बंदरगाह, इसको कई बार तुथुकुड़ी के नाम से भी पूछ लिया जाता है। नहीं, तूतीकोरिन है तुथुकुड़ी, पारादीप तो उड़ीसा का है। तूतीकोरिन को कहा जाता है तुथुकुड़ी, और ये तमिलनाडु में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, और अलपुझा है ये केरला में है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पारादीप उड़ीसा, तुतीकोरिन तमिलनाडु, काकीनाडा आंध्र प्रदेश एंड अलपुझा केरला। 3142 दिस वन। आगे का जो इसके आगे का है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। अभी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करके और आगे का मिल जाएगा, जब तक आप इसको वॉच कर सकते हैं, समझ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, थैंक यू। कोई भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कि आपने ये गलत बताया है, तो उसको हम फिर से चेक कर लेंगे और करेक्शन करवा देंगे। वैसे उम्मीद कम ही है कि कुछ गलत बताया है, लेकिन फिर भी हो सकता है। थैंक यू।